नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट में आज हम इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी यानी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस को केंद्र में रखकर बात करेंगे वैश्विक परिदृश्य की और भारत में मजबूत होते लोकतंत्र की। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल 15 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसकी स्थापना 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर की गई थी, जिसका उद्देश्य सरकार को लोकतंत्र को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लोकतंत्र समावेश, समान व्यवहार और भागीदारी पर निर्भर है। लोकतंत्र शब्द यानी डेमोक्रेसी दो ग्रीक शब्दों डेमोस और क्रेटोस से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ है जनता और क्रेटोस का अर्थ होता है शासन। लोकतंत्र जनता की या जनता द्वारा संचालित व्यवस्था है। इस प्रकार ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां जनता अपने शासकों या प्रतिनिधियों को चुनने के लिए जिम्मेदार होती है। एक ऐसा ढांचा है जिसके मूल सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा है। ऐतिहासिक रूप से भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वैदिक काल से शुरू हो गई थी। प्राचीन काल से ही भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत रही है। इसके प्रमाण प्राचीन साहित्य, सिक्कों और विभिन्न अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। बरसों की पराधीनता के बाद जब हम 1947 में स्वतंत्र हुए, तब भी हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही अपनाया। बात करेंगे विशेषज्ञों से। उमेश चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा अक्षय राउत, फॉर्मर डीजी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। और साथ ही एक और विशेषज्ञ मेहमान थोड़ी देर में हमारे साथ वर्चुअली जुड़ जाएंगी। शुरुआत करते हैं उमेश जी से। उमेश जी, 1970 में जिस तरीके से एक प्रयास किया गया यूएनओ के द्वारा, उससे पहले भी एक प्रयास किया गया था जब गठन हुआ था यूएनओ का और एक चार्टर बनाया गया था। लेकिन आज जो वैश्विक परिदृश्य नज़र आ रहा है, जो वो चार्टर यूएन का बनाया हुआ और ये जो वर्ल्ड डे ऑफ डेमोक्रेसी, क्या आपको लगता है कि कहीं इस दिशा में यूएन काम कर पा रहा है? देखिए, यूएन कितना काम कर पा रहा है ये तो अब पूरी दुनिया देख रही है। एक तरह से आप देखेंगे तो यूएन का एक मंच है जो डेमोक्रेटिक वे में बना तो है, तैयार भी हुआ है और उसको डेमोक्रेटिक वे में पूरी दुनिया पर लागू करने की कोशिश भी करता है अपने चार्टर को। लेकिन सवाल ये है कि जो उसमें सुरक्षा परिषद के 5 जो ताकतवर देश हैं जिनको एक तरह से वीटो का अधिकार है, वो किस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को लागू करने देते हैं। तो इसलिए ये कहना कि वो लागू कर पा रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ी अधूरी बात होगी। और ठीक है कि हमने जो आज पूरी दुनिया में शासन के लिए, जिसको अब्राहम लिंकन ने जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे कहा था कि जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की सरकार, तो उस मॉडल को अपना तो लिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सचमुच जनता इतनी एम्पावर्ड है पूरी दुनिया में जहाँ भी लोकतंत्र है, कि पूरी जो लोकतंत्र की एक बेसिक अवधारणा है, जो बुनियादी अवधारणा है कि जनता पूरी तरह से एक तरह से अपने अधिकारों के लिए रक्षा बहाल करने के लिए, उसको लागू करने के लिए या अपनी ज़रूरतों को लागू करने के लिए स्वतंत्र हों। तो मुझे लगता है कि इस पर अभी पूरी दुनिया में काम किए जाने की ज़रूरत है। और मैं थोड़ा सा गांधी जी को उद्धृत करूंगा। ये संजोग ही है कि 17 सितंबर 1934 को उन्होंने एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था। हालांकि तब तक अभी ये तय नहीं था कि भारत आज़ाद होने ही जा रहा है, अभी 1934 की बात है। तो उन्होंने ये कहा था कि क्या पश्चिमी लोकतंत्र जो है उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए? क्या वो पश्चिमी लोकतंत्र सफल है? और क्या भारत को अपने हिसाब से पश्चिम से जो ये लोकतंत्र की अवधारणा आई है उसमें सुधार का अधिकार नहीं होना चाहिए?
उन्होंने 1909 में लिखी अपनी पुस्तिका, जो बड़ी मशहूर पुस्तिका है हिंद स्वराज, उसके में उन्होंने जिस तरह से लोकतंत्र की बात की थी, मुझे लगता है कि वो भारत के लिए सच्चा लोकतंत्र था। हमने जो लोकतंत्र अपनाया है, ठीक है कि ये हम महान लोकतंत्र हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें वो सुधार की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है जो गांधी जी ने सोचा था, जो गांधी जी का सपना था। या आप बाद में देखेंगे कि अंत्योदय की जो अवधारणा है दीनदयाल जी की, वो भी ये बात को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि गांधी, लोहिया और दीनदयाल की सोच के मुताबिक जो लोकतंत्र होना चाहिए, अभी उस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, उस चार्टर को तो ठीक है कि उसने एक दे दिया और पूरी दुनिया में आज हम 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जिन उद्देश्यों के लिए उसकी स्थापना हुई थी, उन उद्देश्यों को वो पूरा कर पा रहा है? क्या वैश्विक शांति की दिशा में वो प्रभावी ढंग से काम कर पा रहा है? मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर आज इस संदर्भ में भी चर्चा होनी चाहिए। प्रतिबिंब जी। अक्षय राउत जी, हमने आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए चुनावी प्रक्रिया को अपनाया। क्या आपको लगता है कि चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने लोकतंत्र को मजबूत कर पाए हैं, प्रतिस्थापित कर पाए हैं, या अभी इसमें और भी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है? हाँ, धन्यवाद। मुझे इस सिलसिले में एक चीज याद आ रहा है जो चर्चिल साहब का है जी। उन्होंने कहा था कि जो सिस्टम्स हैं सरकारों के बनाने का और प्रणाली है, वो सब में जो डेमोक्रेसी है वो बहुत बढ़िया सिस्टम नहीं है, लेकिन वो जितना सिस्टम का प्रयोग हुआ है उससे सबसे अच्छा है। तो एक अपना इंटरेस्टिंग तरीके से इसको पेश किया था। तो आप एक चीज याद रखेंगे, जब 1947 को जो अंग्रेज शासन यहां से निकल कर गया और ट्रांसफर किया पावर, किसको ट्रांसफर किया था? लोगों को ट्रांसफर किया था। ये नहीं कि कोई सरकार या कोई फ्यूडल लॉर्ड को ट्रांसफर किया था, लोगों को ट्रांसफर किया था। इसीलिए आपने जैसे पहले समझाया और उमेश जी ने अभी जो बताया कि यूएन का इसमें तो रोल बहुत लिमिटेड है, क्योंकि ये जो देश हैं और जितना सारे इंडिपेंडेंट नेशन है, उनका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उनका लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो डेमोक्रेसी को कायम रखें। यूएन तो एक एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है, स्पीच मेकिंग, फिलोसॉफिकल एडवांस कर सकता है, लेकिन लोग और वहां की सिविल सोसाइटी, वहां के जो नेतागण, उनके हाथ में ये भरोसा है। हम लोग लकी हैं, बहुत बहुत फॉर्चुनेट हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से ही, आपने जैसे सही कहा, उसी टाइम में सीधा फ्रेंचाइज को लोगों के हाथ में दे दिया कि भाई विल और वॉइस ऑफ पीपल, अगर डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों के हाथ में ही दे दिया जाए उनका डेस्टिनी के लिए। उसी टाइम से एक बहुत बड़ा एडवेंचर था। उस टाइम लोगों ने बहुत बोला, लेकिन वो इंडिया को कुछ हमारे भी डिसरप्शन आए हैं, जैसे इमरजेंसी काल में हुआ एक डिसरप्शन हुआ, लेकिन कभी कभी और भी कुछ चर्चाएं होती है। लेकिन ऑल सेड एंड डन आप अगर देखेंगे 75 साल से इंडिया में जितना डेमोक्रेसी मजबूत होकर उभरा है, मेरे को और कोई मिसाल नहीं। आप देखिए कितने सुपर पावर्स हैं। चाइना का सिस्टम जानते हैं, चाइना बहुत शक्तिशाली है। रशिया की सिस्टम जानते हैं, वो बहुत शक्तिशाली है। अमेरिका में तो 2020 की चुनाव क्वेश्चन हो गया, और बल्कि मेरे को लगता है ट्रंप साहब अगर 24 में नहीं आते तो फिर पता नहीं क्या हालत होता। ब्राजील जैसे बड़ा कंट्री में लोग अभी तक बोल रहे हैं कि कुछ लोग रिबेल कर रहे हैं, और साउथ एशियन नेबरहुड में तो आप देख रहे हैं बांग्लादेश का, नेपाल में क्या हाल है, पाकिस्तान का तो नहीं कहे तो अच्छा है। लेकिन वो सब को देखते हुए, क्योंकि इलेक्शन जो है, चुनाव डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एंकर है। बाद में आता है चीजें जैसे ह्यूमन राइट्स हुआ, प्रेस फ्रीडम हुआ और माइनॉरिटी राइट्स हुआ, ये बहुत सारी चीज बाद में आता है। मार्जिनलाइज लोगों का केयर लेना हुआ, इंक्लूजन हुआ, डायलॉग हुआ, लेकिन इलेक्शन इन एब्सेंस ऑफ एनीथिंग एल्स मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा एंकर है। और इलेक्शन इंडिया में 75 साल से अदृढ़ हो रहा है। इलेक्शन रिफॉर्म्स की जरूर गुंजाइश है, बहुत सारे गुंजाइश है। प्योर इलेक्टोरल रोल हमेशा बनने को कोशिश होना चाहिए, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन से इंप्रूव होना चाहिए। लेकिन इंडिया का जितना उपलब्धि है इलेक्शन में, और उससे डेमोक्रेसी जितना मजबूत हुआ है, मुझे आज की तारीख में कोई जो बड़े बड़े देशों में इसका मिसाल नहीं आ रहा है। सारे जगह में डेमोक्रेसी में क्रैक्स आ रहे हैं, ऑल्टरनेटिव वेज हो रहे हैं जो कि डिजायरेबल नहीं है। तो लेकिन उसी हिसाब से इंडिया के आज अगर हालत देखें, इलेक्शन की बदौलत और इलेक्शन के साथ
लोकतंत्र मजबूत हुआ है। ये आपने एक बात कही कि वो लोकतंत्र नहीं है जिसकी कल्पना जो है हमारे जो है बड़े नेताओं ने की या फिर प्राचीन काल में जो अवस्थाएं बनाई गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हम लोगों ने अपनाई 15 अगस्त 1947 के बाद, हम उस पर जो चल रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं हम सही रास्ते पर चल रहे हैं ना। अक्षय जी ने ठीक ही कहा और मैं उसको निगेट नहीं करा, उसको नकार नहीं रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे मैं फिर से गांधी को ही उद्धृत कर रहा हूँ, 18 मई 1940 को उनका एक वक्तव्य है कि भारत का लोकतंत्र वो है जिसमें सबसे कमज़ोर व्यक्ति भी सबसे ताकतवर व्यक्ति के समान अवसर एक बराबरी के आधार पर प्राप्त कर सके। मुझे लगता है कि अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना क्यों बाकी है, क्योंकि क्या है कि हमने ठीक है वोट, समान वोट का अधिकार, एक व्यक्ति एक वोट, वयस्क मताधिकार का अधिकार तो दे दिया, लेकिन क्या सचमुच ये ज़मीनी हकीकत बन पाया है कि जो लोकतंत्र में कमज़ोर व्यक्ति को जितने अवसर प्राप्त होते हैं और ठीक वैसे ही अवसर क्या बड़े व्यक्ति को मिलते हैं, या बड़े व्यक्ति को जो ताकतवर व्यक्ति को जितने अवसर मिलते हैं वो क्या कमज़ोर व्यक्ति को मिलते हैं। इलेक्शन को छोड़ दिया जाए, हालांकि परोक्ष रूप से, मैं प्रत्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, परोक्ष रूप से चुनावों में भी ये असमानता दिखती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सुधार की गुंजाइश है। ठीक है कि हम 77 साल हो गए, संविधान तो 1950 में लागू हुआ था, तो 75 साल से तो हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जो इलेक्शन सिस्टम, हमारी जो चुनाव प्रक्रिया, जो चुनावी व्यवस्था है, वो हमारे जनता के हाथ में एक बड़ी ताकत तो है। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक भारतीय अवधारणा रही है, जो आप देखेंगे कि पंच परमेश्वर के सामने, वो चुनाव के द्वारा नहीं चुना जाता था व्यक्ति, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके सामने जब एक बार वो सत्ता उसके हाथ में आती थी पंच के रूप में, तो जिस तरह से वो समानता का व्यवहार करता था, मुझे लगता है कि आधुनिक लोकतंत्र में, जिसको हम सबसे बेहतर मान रहे हैं और ये मानना भी चाहिए क्योंकि इससे अच्छी अभी कोई व्यवस्था हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भारतीयता की बुनियाद पर जो हमारी जो चोल राजाओं ने हमारे जो शुरू किया था तमिलनाडु के इलाके में, मद्रास प्रांत में, या जो हमारा वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र जिस तरह से काम करता था, या जो हमारे यहाँ ग्रामीण व्यवस्था थी, आप देखेंगे कि 1909 में लिखी हिंद स्वराज पुस्तिका में गांधी जी कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन अभी हम देखते हैं कि लोकतंत्र अभी नीचे से ऊपर की ओर जाने की स्थिति में नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में कम से कम हम अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के दिन सोचना तो शुरू करें। प्रतिबिंब जी। प्रोफेसर सुषमा यादव भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, फॉर्मर मेंबर यूजीसी और फॉर्मर वीसी भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा। सुषमा जी, यहाँ पर बात चल रही है कि हमने मतदान केंद्रित लोकतांत्रिक व्यवस्था को यहाँ पर स्थापित कर दिया है बहुत सफलतापूर्वक, लेकिन जो लोकतंत्र की जो अवधारणा होती है, एक बड़ी अवधारणा होती है कि गरीब से गरीब को जो है अधिकार हो, जो है अपनी बात कहने का और अपने अधिकारों को पाने का, उस अवस्था से थोड़ा सा हम अभी भी दूर हैं। और गांधी जी ने भी जो है इस बात को इंगित किया था, उसका उदाहरण यहाँ पर उमेश जी ने दिया भी है। और साथ ही साथ इन्होंने उदाहरण दिया है कि हमारी जो प्राचीन काल की व्यवस्था है, वहाँ पर मतदान भले ही ना हो लोकतांत्रिक व्यवस्था के केंद्र में, लेकिन वहाँ पर जो है सामाजिक रूप से जो है एक जो है समावेशी जो है एक विचार जो है बनाया जाता था और वो सबको मान्य होता था, माना जाता था। उससे अभी हम थोड़ा सा दूर हैं। सबसे पहले सबको नमस्कार। और अपनी बात कहने से पहले मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, प्रतिबिंब जी और संसद टीवी को भी, क्योंकि आपने विश्व लोकतंत्र दिवस के अवसर पर यह चर्चा रखी है। और इस चर्चा में मैं समझती हूँ ये कहना कि ग्लास आधा है या आधा भरा है, यह महत्वपूर्ण है। इन्हीं वर्षों में हम ये बात पूरी तरह से विश्व के सामने ला चुके हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी रहा है, और यह लोकतंत्र की जो परंपरा या जो परिभाषा इस समय हमारे सामने है, वह परिभाषा ही लोकतंत्र की परिभाषा हो, ऐसा तो नहीं है। लोकतंत्र वह है जो लोक का तंत्र है, यानी लोगों की बात सुनता भी है
और लोगों की बात करता भी है। और इसलिए उसके रूप में, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी आ रही, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। ठीक है। तो ये लोगों तक पहुंचाता भी है। और लोकतंत्र की असली परिभाषा यदि मैं कहूं, बहुत सारे लोग अपनी परिभाषा करते हैं, लेकिन जिसमें लोगों की बात सुनी जाए, लोगों तक सरकार को पहुंचाया जाए, लोगों के कार्य सरकार सोच कर करे, और अपने कार्य जितने भी करे वह लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट रूप से, जिसको हम पारदर्शी तरीका कहते हैं, जवाबदेही का तरीका कहते हैं, उत्तरदायित्व का तरीका कहते हैं, उस रूप में करे। तो भारत लोकतांत्रिक, संसदीय लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में मैं कहूंगी लगभग सर्वोपरि रहेगा। जिन राष्ट्रों में वर्षों से, अब 200 वर्ष हो गए, कहीं 800 वर्ष हो गए, इस प्रकार की परिपाटियां चलते 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 वो अब जहां पहुंचे हैं, लेकिन अब भी कोविड-19 ने यह बता दिया था पूरे विश्व को कि लोकतंत्र की जड़ें कहाँ हैं, शासन कहाँ उत्तरदायी है। अच्छे अच्छे लोकतंत्रों में प्रश्न उठने लग गए थे कि सरकार ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है। एक भारत था, भारत की जनता थी जो अपने शासकों के साथ थी। शासक लोकतंत्र में बदलते हैं, यह लोकतंत्र की परिपाटी है। कब बदलते हैं ये लोगों की पसंद पर निर्भर करता है। तो आज हमें ये याद रखना चाहिए और याद करना चाहिए कि भारत एक बहुत विकसित और बहुत परिपक्व लोकतंत्र की श्रेणी में कहा जा सकता है। हमने ऊंच नीच देखी है, हमने संकट काल भी देखे हैं, हमने अच्छे काल भी देखे हैं। अब अमृत काल में हैं हम लोग, और अमृत काल की ही और बढ़ भी रहे हैं। उस रूप में यह लोकतंत्र का भी अमृत काल सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी। और अक्षय जी, ये यहाँ पर बात चल रही है कि 75 वर्ष से हम लगातार जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है बहुत ही सलीके से जी रहे हैं। आपने भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में रिफॉर्म्स की जो है संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, लेकिन अगर वैश्विक परिदृश्य देखें, हमने नेपाल का घटनाक्रम देखा, जैसा आपने भी जिक्र किया, बांग्लादेश का घटनाक्रम देखा, उससे पहले श्रीलंका का घटनाक्रम देखा, इवन जो है सुपर पावर कही जाने वाली अमेरिका में भी जो है एक घटनाक्रम ऐसा हुआ था कि भीड़ जो है वहाँ के जो है संसद भवन में घुस आई थी। उसके बावजूद भी तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए भारत की स्थिति को, तो भारत बहुत परिपक्व नजर आता है क्या इस वैश्विक परिदृश्य में? बहुत नहीं, बहुत से ज्यादा, बल्कि क्योंकि जैसे हिलरी क्लिंटन ने बोला था कि हमारे जो चुनाव प्रबंधन है गोल्ड स्टैंडर्ड है, और इसके में बहुत सारे श्रेय, हमारा परिपक्व लोकतंत्र के बहुत सारे श्रेय मैं उमेश जी के बाद, सुषमा जी के बाद सुना है, लोगों के हाथ में और सिविल सोसाइटी के हाथ में, लोगों की जागरूकता के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। लेकिन चुनाव प्रबंधन की जो हमारे कैपेसिटी है और जो हमारे तौर तरीके हैं और जो हमारा लेगेसी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी उसके बाद लॉ से बंधा हुआ है, उसमें से जो हमारे पुख्ता चीजें आई है उभर कर, और बाकी कोई जगह में नहीं है। आपने जो जिस कंट्री का जिक्र किया वहां, क्योंकि इलेक्शन में अगर आपका प्यूरिटी होगा और इंक्लूसिव होगा, वो हालत नहीं होता जो आप साउथ एशियन नेबर हमारे जैसे बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ, कभी कभी दूसरे कंट्रीज में भी, और बाकी हमने ब्राजील का देखा है, यूएस का देखा है, हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। तो जहां जहां प्रॉब्लम हुआ है वो इलेक्शन को लेके, तो इलेक्शन को लेके दो चीज हो सकता है। एक चीज है कि आपका प्योर और करेक्ट एंड जो बोलते हैं कन्विंसिंग क्रेडिबल इलेक्शन हो, जो कि इंडिया ने हमेशा दिया है। 18 लोकसभा चुनाव, 400 से ज्यादा असेंबली चुनाव दिया है, जिसका कि वो पूरा कभी भी क्वेश्चनेबल नहीं हुआ है। दूसरा है, एक बार चुनाव हो जाए, उसका नतीजा आए, तो उसको फिर सारे स्टेक होल्डर रेस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट करें, इलेक्टोरल आउटकम को क्वेश्चन नहीं किया जाए। उसको इलेक्शन कमीशन है, दो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, वहां क्वेश्चन हो सकता है, ग्रीवेंस हो सकता है, लेकिन आप ऐसे नहीं करें कि 2 साल पहले जैसे महाराष्ट्र का हुआ, कर्नाटक का हुआ, कहां चुनाव हो गया है कि वहां इलेक्टोरल रोल क्या था बोल के आज के तारीख में बात करें। ये सही नहीं है। दोनों चीज होना चाहिए, प्योर इलेक्शन, एक्सेप्टेड आउटकम, ये दोनों चीज होना चाहिए। क्योंकि और तीसरा चीज मैं आपको बताऊं, जो उमेश जी ने थोड़ा बहुत जिक्र किया, अगर वोटर एपैथी रहे तो उसका फिर कोई भी डेमोक्रेसी धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग होगा, क्योंकि स्लो पॉइजनिंग होकर डिमाइज होगा, उससे
डिसरप्शन का जरूरत नहीं है, स्ट्रीट प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है। वोटर आपाती काफी सफिशिएंट है। लोग अगर वर्ल्ड में ऐसे ही हो रहा है कि लोगों का वोटिंग देने का नंबर्स घट जा रहा है। इंडिया में एक बहुत बड़ा इलेक्शन कमीशन का पहल हुआ, जिससे कि अभी 65 के ऊपर हर लास्ट 3 राष्ट्रीय चुनाव में हुआ है। क्योंकि वोटर आपाती होने से फिर उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आप देखेंगे और कोई कंट्री का एक नाम बताइए जहां के एक शिपिंग कंटेनर के अंदर पोलिंग बूथ होता है, 15,200 फीट के ऊपर पोलिंग बूथ होता है। एक अरुणाचल की एक बॉर्डर एरिया में एक औरत की वोट लेने के लिए 44 घंटा एक पोलिंग टीम ट्रैक कर करके जाता है। और वायनाड में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर होता है। त्रिपुरा में लेक्स की स्कैटर्ड लेक्स के अंदर जाके एक पोलिंग स्टेशन होता है। ये और कहां भी नहीं होता है। और घर में उम्र जो हुआ है, जिसको बीमारी है, वो आके नहीं भाई, आपको पोलिंग स्टेशन भी नहीं आना जरूरत है, आपके पास पहुंचेंगे हम, हमारा पोलिंग स्टेशन 6 लोग आपके घर से आपके वोट लेना आएंगे। ये कोई भी कंट्री में इसका मिसाल नहीं है। यही हमारी एक लोकतंत्र का मजबूती का एक कारण है। इससे भी आगे और हो सकता है, और वोटर फैसिलिटेशन हो सकता है, वोटर का मोटिवेशन जरूरत है, अर्बन आपाती टूटना जा सकता है। अभी जैसे वुमेन, हमारे जैसे महिलाएं कितना उभर कर आए हैं। ये बहुत 10 साल पहले प्रॉब्लम था। इलेक्शन कमीशन ने एक स्वीप कार्यक्रम शुरू किया, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। वुमेन और यूथ पार्टिसिपेशन बढ़ा। अर्बन आपाती अभी तक भी है, शहरी लोग उदासीन हैं। तो उसके बारे में जितना किया जाए, रिमोट वोटिंग का प्रयोग किया जा रहा है, माइग्रेशन को मैपिंग करके जैसे SIR में हो रहा है, वो सब चीज हो रहा है। लेकिन सब कुछ मिला जुला के आज आप और हम और जो हम लोग साथ में बैठे हैं, हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे चुनाव प्रबंधन हमारे एक लोकतंत्र प्रणाली का नींव है, अच्छी सी नींव स्थापित हुआ है। लेकिन सुषमा जी, एक राष्ट्र के तौर पर 75 वर्ष जो है बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बल्कि 75 वर्ष पहले आज़ाद हुआ राष्ट्र तो एक तरुण जो है राष्ट्र कहा जाएगा। लेकिन उसमें भी हम देख रहे हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको का विरोध करने का भी अधिकार है, सहमति का भी अधिकार है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का अधिकार क्या है? क्योंकि अधिकार तब खड़ा किया जा रहा है कि जब आप नहीं जो है जीत पा रहे हैं लोकतांत्रिक चुनावों को। तो ये जो 75 वर्ष के बाद ये स्थिति अब धीरे धीरे पैदा होने लगी है, उससे हमें क्या सचेत रहना चाहिए? बिल्कुल सचेत रहना चाहिए। वैसे बहुत पहले ये मजाक में कहा जाता था उर्दू भाषा में कि जमहूरियत वो तरक हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो जब तोलने लायक बंदे हैं ही नहीं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये समझ लेते हैं कि लोकतंत्र का मतलब है कि हम जो चाहे जब चाहे कह दें और संवैधानिक मर्यादा के प्रश्न भी उठा दें। परंतु लोकतंत्र की अपनी मर्यादा भी होती है, जैसे संविधान की मर्यादा होती है। तो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है, और इसीलिए मैं समझती हूँ यह विश्व लोकतंत्र दिवस या अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है, कि यह मर्यादाएं भी समझी जाएं, संविधान के प्रश्नों को ध्यान में रखा जाए। क्योंकि संविधान और लोकतंत्र दोनों ही बनाए किस लिए गए हैं? हम सबके भले के लिए, हम सबको सशक्त करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए यदि प्रश्न उठाएं तो सोच कर उठाएं। प्रश्न उठाना हमारा अधिकार है, और लोकतंत्र यह अधिकार हर व्यक्ति को देता है। बंदों को गिना करते हैं मतलब वो बंदा कोई भी है, वो बहुत सशक्त व्यक्ति भी हो सकता है और वो बहुत मामूली व्यक्ति भी हो सकता है, साधारण व्यक्ति भी हो सकता है। दोनों का अधिकार है, लेकिन उसमें जितना अधिक सशक्त और शिक्षित व्यक्ति है, उसकी मर्यादा भी उतनी ही अधिक होती है, उसका दायित्व भी उतना ही अधिक होता है। और इसलिए विश्व लोकतंत्र दिवस के दिन पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लोकतंत्र का लाभ उठाने के लिए, लोकतंत्र को सही अर्थों में अपने विकास के लिए प्रयुक्त करने के लिए उसकी मर्यादा को भी हमें स्थापित भी करना चाहिए और उसका सम्मान भी करना चाहिए। तो अपने मत के साथ साथ सभी के मत का सम्मान हम करें, और जहां मर्यादा हो उसका पालन करें, और राष्ट्र और विश्व के कल्याण की भावना मन में धारण करें। तभी लोकतंत्र एक भाव के रूप में, एक जीवन शैली के रूप में, एक तंत्र के रूप में, एक संवैधानिक मर्यादा के रूप में और एक आदर्श के रूप में हम सबके बीच में
प्रतिस्थापित और मजबूती से खड़ा रह सकता है। उमेश जी, मत का प्रतिबिंब जी। सम्मान होना चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ये बात सही है और यही जो है लोकतंत्र को मजबूत भी करता है, लेकिन धर्मिता और अपना मत रखना उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। क्योंकि मैंने इस प्रश्न को इसलिए भी उठाया है क्योंकि भारत के ही कुछ नेताओं ने कहा है कि नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ भी पैदा हो सकती है। तो ये जो है क्वेश्चन मार्क, वो कहीं ना कहीं हमें सचेत करता है। ये हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को कमज़ोर करता है, सचेत ही नहीं करता है। अगर ये भावना बढ़ेगी ज़्यादा तो निश्चित या बढ़ाई जाएगी। हाँ, या बढ़ाई जाएगी तो क्या होता है कि एक अपने लोकतंत्र की एक खासियत ये हो गई है ना कि जनता के सशक्तिकरण के बजाय राजनीतिक दलों का सशक्तिकरण हो रहा है। और उस एम्पावरमेंट में आप देखेंगे कि जनता को अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश होती है। तो जो आप सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जनता को अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश है। और अगर ऐसा हुआ तो जो अपने आप देखिए, आप 1947 में हम लोग आज़ाद होते हैं और बहुत सारे देश उसी समय आज़ाद होते हैं, 2-4-5 साल इधर उधर, लेकिन उनके यहाँ अब आज का भी मॉडल जिसको सबसे बेहतर लोकतांत्रिक मॉडल माना जाता है वो कब का ध्वस्त हो चुका है। कहीं अराजकता है, कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं सैनिक तानाशाही है। भारत में वो चला रहा है और ये कहीं ना कहीं भारत की एक नैतिक ताकत को भी दिखाता है कि भारत में अगर बड़ा से बड़ा दल चुनाव हार जाता है तो एकदम अहिंसात्मक ढंग से सत्ता का परिवर्तन होता है। आप देखे होंगे इफ बट नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि अब जो सवाल उठाए जा रहे हैं ये इफ बट वाले जो हैं, तो ये सवाल इस जो नैतिक बुनियाद है उसको कमज़ोर करेंगे। और वो अगर कमज़ोर होगा तो लोकतंत्र का जो अभी तक का बेस्ट मॉडल हमने जिसको स्वीकार किया है वो भी कमज़ोर होगा। और वो कमज़ोर होगा तो जो लोकतंत्र की एक अवधारणा है कि हर व्यक्ति का भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विकास हो, मुझे लगता है उस लक्ष्य को भी हासिल करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए इस मामले में चाहे राजनीतिक दल कोई भी हो, चाहे कितना भी ताकतवर राजनेता क्यों ना हो, उसको सोचना होगा कि बुनियाद हिलाने वाली बात वो न करे, नैतिकता की बुनियाद को हिलाने की कोशिश वो न करे। ये सवाल आपका जायज़ है और मुझे लगता है कि उसको ऐसा ही सोचना चाहिए, ऐसा ही सोचना चाहिए। अक्षय राउत जी, यहाँ पर आपने गिनवाया भी कि हमारी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग कितना काम कर रही है, एक एक व्यक्ति तक जो है मशक्कत करती है कि वो अपना मत दे पाए। लेकिन क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इससे कुछ और ज़्यादा करना होगा? बिल्कुल। इसी के सिलसिले में एक मुहिम तो ये भी है जो अभी SIR चल रहा है, इंटेंसिव रिवीजन की। इलेक्टोरल रोल को हमेशा प्यूरिफाई करना चाहिए। और हम लोग जैसे पैसों में जो इलेक्शन में पैसों का जो खेल रहता है और जो कभी कभी दबंगी रहता है उसके अगेंस्ट में काम चल रहा है, लेकिन काम और भी होना बाकी है। खास करके जो पैसा का जो मनी पावर जिसको बोलते हैं, और आजकल बहुत डेंजर जो सबसे बड़ा आया है डिसइंफॉर्मेशन या फेक न्यूज या हेट स्टोरीज इन इलेक्शन टाइम। ये जो है ये इलेक्शन को पूरा धूमिल कर देता है और लोकतंत्र के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, एक चीज अभी दो चीज सुषमा जी ने कहा और उमेश जी ने भी कहा, मैं उसमें एक चीज बस वही चीज को दोहरा रहा हूं, दायित्व या रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी एक डेमोक्रेसी में बात है। तर्क अच्छा है, संवाद अच्छा है, प्रोटेस्ट भी अच्छा है, क्योंकि ये सब डेमोक्रेसी का पार्ट है। लेकिन जो अंग्रेजी में कहावत है ना कि थ्रो बेबी विद द बाथ वाटर, आप मतलब अपना जो व्यूज रख रहे हैं उसमें क्या है कि आपने इलेक्टोरल सिस्टम, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन सबको बाहर फेंक दिया। ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि पूरा हमारा न्यू इतना मजबूत है, वो न्यू को आपको उखाड़ना नहीं चाहिए। आप देखेंगे 2024 का अगर लोकसभा इलेक्शन करें, 80 से ऊपर, 100 से ऊपर लाखों लोगों को इंक्लूड किया गया कोशिश करके। जो लोग डिसेबिलिटीज हैं उनका वोट्स लाए गए। तो 1 पर्सन 1 वोट, जितना बड़ा अमीर हो देश में या जितना गरीब हो, मार्जिनलाइज, यही एक शक्ति है। आप देखे होंगे प्रतिबिंब जी, 75 साल में जिनका कि एक बार सोच नहीं था, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फार्मर्स, जो बाकी बोलते हैं कि जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द पीपल, वो लोग, उनमें से लीडरशिप आया है, वो लोग चीफ मिनिस्टर बने हैं, बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ताकत बने हैं। ये ऐसा ही नहीं हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक विजन जो था और उसके बाद जो इंप्लीमेंटेशन जिसमें इलेक्शन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इसी से ये लोग उभर करके आए हैं। जितना महिलाएं, युवाएं सब जो उभर करके आए हैं, ये कैसे हुआ?
ये कोई मैजिक नहीं है, वन नाइट वंडर नहीं है, धीरे धीरे बिल्ड कर करके हुआ। लेकिन दायित्व भी रखना पड़ेगा, जैसे कि मेरा दोनों कलीग्स भी बोले, दायित्व भी हमेशा रखना पड़ेगा। ये बिना दायित्व की डेमोक्रेसी नहीं बनता। जी हाँ, और दायित्व ये है कि चुनाव आते हैं जाते हैं, चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, और सरकारें भी आती हैं जाती हैं, लेकिन ये देश हमेशा अक्षुण्ण रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, और हम सब इसी प्रयास में लगे रहें कि हमारा लोकतंत्र मजबूत बना रहना चाहिए। अक्षय राउत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुषमा जी थोड़ा सा देर से जुड़ी, लेकिन आपने विशेषज्ञता से इस कार्यक्रम को विशेष बना दिया, आपका भी धन्यवाद। और स्टूडियो में मौजूद उमेश चतुर्वेदी जी भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनसाइट में आज के लिए इतना ही। इनसाइट में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।